सो आर यू 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? अभी कुछ दिनों में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो चलो यार बोर्ड एग्जाम देने के पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं। तो हुआ ये था लास्ट ईयर, जस्ट अगर मैं बात करूं जो 2024 का जब 10वीं का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, तो मेरे 2-3 बिल्डिंग छोड़ के एक बच्चा रहता है जो कि मुझे पहचानता है, मेरे पास मिलने के लिए आया आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड आके मुझे बोलता है भैया कि मेरे 10th में जो रिजल्ट आए हैं उससे मैं बहुत ज्यादा निराश हूं और बहुत ज्यादा मुझे रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है। तो मैंने भी उससे पूछा यार क्या हो गया ऐसा, मतलब कितने परसेंटेज आए तेरे? तो मैंने जब बात किया तो उसने बोला कि सर मेरे 58% आए। तो बोलता है कि यार 58% मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मेरे इतने परसेंट आ सकते हैं। मैं हमेशा से सोचता था कि मेरे 75 या फिर 80% तो मिनिमम आएंगे ही बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने बोला कि तेरे को रिग्रेट फिर क्यों हो रहा है कि तूने जैसा पढ़ाई किया होगा वैसा तेरे को रिजल्ट आया 58%। ठीक है, तो उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को ये रिग्रेट हो रहा है कि जब मेरे पास टाइम था पढ़ने का, जब समय था, उस टाइम पे मैं टाइम पास करता था, मैं मोबाइल में गेम्स खेलता था, अननेसेसरीली वीडियोस देखता था और बहुत सारे ऐसे स्टफ्स थे जो बाहर जो करता था, खेलता था, वो सब करता था। लेकिन उस समय पे जब पढ़ाई करने की जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम पे उसने पढ़ाई नहीं किया और लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आ गया था तो थोड़ा बहुत उसने पढ़ाई किया, जितना हो सके पढ़ाई किया और फिर उसके रिजल्ट आए और उसके 58% बने। तो उस रिजल्ट से वो काफी ज्यादा निराश हो गया था और वो ये सोच रहा था कि मेरे को कैसे मार्क्स मिलेंगे, मतलब कैसे कॉलेजेस मिलेंगे। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, जा ये इस कॉलेज में अप्लाई कर, इस कॉलेज में अप्लाई कर। जब वो अप्लाई करने गया तो जो कॉलेज में उसको 11th में एडमिशन चाहिए था, उसको साइंस स्ट्रीम चाहिए था बच्चा, उस कॉलेज में उसको एडमिशन तक नहीं मिला क्योंकि उसका जो नॉर्मल कट ऑफ था साइंस स्ट्रीम का वो था 70%। मतलब 70% पे वो कॉलेज ने क्लोज कर दिया था कि अब 70 से नीचे कोई भी बच्चे का परसेंट है 10th में तो उसको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मजबूरी में आके उस इंसान को करना था साइंस स्ट्रीम से और आगे जाके जो भी उसको करना था, लेकिन उस इंसान ने मजबूरी में आके क्या सिलेक्ट किया, क्या चूज किया? कॉमर्स सिलेक्ट किया। और कहीं ना कहीं आज वो ऑब्वियसली 12th में चला गया, कॉमर्स में ही है। ठीक है, तो ये चीज आपके साथ ना हो। ठीक है, भले ही आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मुझे वो नहीं मालूम, लेकिन आपके साथ ये ना हो कि आपको जो स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, जो करियर आपको चूज करना है, वो आप कर ही नहीं पाओ जस्ट बिकॉज ऑफ 10-15%। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि ये जो समय आपके पास बचा हुआ है, ये जो टाइम बचा हुआ है, ये इतना बेहतरीन और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है कि अगर आप इसको वेस्ट कर लेते हो तो सेम उस लड़के जैसे रिग्रेट करोगे, जैसा उस लड़के को रिग्रेट हुआ कि मैंने जब टाइम था तो पढ़ा नहीं, मेरे उतने परसेंट आए थे, मुझे साइंस स्ट्रीम मिल जाता, इस कॉलेज में मिल जाता। आज यार आप ना करो, आने वाले दिनों में आप ना करो, तो आपके साथ वो चीज ना हो, इसके लिए हमें इस मौके का फायदा उठाना है, इस टाइम का फायदा उठाना है। और आइए इस टाइम को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले अगेन ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है ना। अगेन बोलोगे कि सर स्ट्रैटेजी लेकर आए हो, देखो स्ट्रैटेजी मैंने इसके पहले बहुत सारे दिए हैं, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक प्लानिंग है। ये प्लानिंग मतलब आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्लानिंग क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ध्यान से देखना। और अगर आपको ये वीडियो की स्पीड बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, कम समय में वीडियो देख लो, 1.5 की स्पीड अभी भी लगाओ और फटाफट तरीके से वीडियो देख लो। तो सबसे पहले कुछ टिप्स है, डायरेक्टली आ रहा हूं, डायरेक्टली टॉपिक पे आ रहा हूं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से कुछ टिप्स है और उसके बाद हम बात करेंगे आपके प्लानिंग की, यानी स्टडी जो प्लान है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले क्या है वो टिप, ध्यान देना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो हमारा डेज कितने बचे हैं इसको भी आप मद्देनजर रख लो, क्योंकि आज ये जो वीडियो जिस दिन आपको मिल रहा होगा ये 2 फरवरी का दिन है। यानी अगर मैं काउंट करूं तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अगर मैं बात करूं 24 फरवरी को आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 10वीं बोर्ड का, यानी आज से भी काउंट करूंगा तो लगभग 22 दिन है हमारे हाथ में। ठीक है, और सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं? 9 सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका इंग्लिश, हिंदी, मराठी। इस हिसाब से 9 या 10 सब्जेक्ट होंगे, जो भी होंगे वो आप समझ लेना। ठीक है, अब ये 9 या फिर 10 सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, इसको हमें प्रॉपर तरीके से 22 दिन में रिवाइज भी करना है, जो चीज नहीं आता उसको पढ़ना भी है और एक तरीके से प्रैक्टिस करके रिवीजन करना है और एक तरीके से अपने आप को टेस्ट भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहला टिप आपकी यह है कि आपको वन शॉट कंसेप्ट समझना है। वन शॉट कंसेप्ट क्या होता है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में है क्या, मतलब उस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लो साइंस 1 का पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, दूसरा चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, चौथा चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो चैप्टर्स है क्या इनका मतलब आपको पता है कि पहले चैप्टर में ये चीजें हुई थी, ये चीजें हैं? तो आपको अगर माइंड में हर एक चैप्टर का वन शॉट तरीके से कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसका बेसिक आंसर तो आप लिख पाओगे, इतने आप काबिल हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से चैप्टर में क्या है तो आप कैसे भी क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा के एक्टिविटी के फॉर्म में पूछ लेंगे तो आप तो बच्चा कंफ्यूज हो जाओगे और आप तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो रटा रटाया हुआ क्वेश्चन था वो तो आया नहीं।
अलग तरीके से पूछा, घुमा के पूछा, तो ये बच्चे गलतियां करते हैं कि वो एकदम रट्टा रटाया हुआ जाते हैं। कोई बात नहीं, आप रट्टा मारो यार, मैं तो बोलता हूं कि याद करो जितना हो सके, जितना याद कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कंसेप्ट। और कंसेप्ट समझने के लिए फिलहाल में क्या कर सकते हो, वैसे भी टाइम की कमी है, तो एक काम सबसे अच्छा कर सकते हो जो कि वन शॉट लेक्चर्स देखना। हमारे चैनल पे भर भर के वन शॉट लेक्चर्स है, उड़ान बैच लाइव रिवीजन तो चल ही रहा है, पहले के भी वन शॉट लेक्चर्स है, पहले के उड़ान बैच के वीडियो से, ये सब जरूर से लगभग आधे आधे घंटे में एक एक चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हो अगर आप 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देखोगे तो। इससे आपका पूरा एक रोड मैप तैयार करने में, कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प हो जाएगा। जैसे ही वो कर लोगे, हाँ बाई चांस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्ट का भी कंसेप्ट नहीं मालूम होता है, यानी एकदम जीरो कंसेप्ट होता है, तो आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा। और लेक्चर्स देखने का समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2x की स्पीड से लगा लगा के भगा भगा के आप जो भी चैप्टर्स में तकलीफ है, साइंस, मैथ, एसएसटी, सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है, तो आप वो वीडियोस को देख सकते हो, लेकिन 2x की स्पीड लगाना, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम ज्यादा टाइम लेक्चर्स में दे पाए, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखना। अब याद करना शुरू कर दो जो चीज आपको नहीं आता। जैसे मैंने क्यों बोल रहा यहां पे कि आपने कंसेप्ट समझ लिया, रोड मैप तो समझ गया, लेकिन आप उसको रोड मैप समझने के बाद उस क्वेश्चन के आंसर्स को याद भी करना पड़ेगा, जिसको हम रट्टा लगाना बोलते हैं। तो बाय हार्ट करो, जितना हो सके याद कर सकते हो, रट्टा लगा सकते हो, बाय हार्ट कर सकते हो, बाय हार्ट करना स्टार्ट कर दो। अब जैसे बाय हार्ट करके हो जाएगा, उसको राइटिंग में प्रैक्टिस करना। राइटिंग में प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, एक रफ नोटबुक ले लो और उसको लिख के प्रैक्टिस करो जितना हो सके, खासकर साइंस जैसे चीजों की जिसमें एक्टिविटीज होते हैं, जिसमें डायग्राम्स आ जाते हैं, फ्लो चार्ट्स आ जाते हैं, ऐसी चीजों को प्रैक्टिस जितना हो सके करना है, आप करके लो। जैसे आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो एक तरीके से हैबिट होएगा और आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। मैथ सब्जेक्ट को प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखा, कंसेप्ट समझ लिया, मेथड देख लिया, अब सीधा एग्जाम में चले गए और आंसर सॉल्व करने बैठ गए, नहीं होता। प्रैक्टिस चाहिए, तो हर एक टाइप के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये हो गया टिप नंबर 1। दूसरा टिप क्या है मेरी तरफ से, डेली Q&A प्रैक्टिस। Q&A मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर। आप क्वेश्चन आंसर सिर्फ बड़े क्वेश्चन और बड़े आंसर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सभी चीज के, ऑब्जेक्टिव हो, Q&A हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हो, गिव रीजन हो, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, चाहे वो एक्सप्लेन द पैराग्राफ हो, जो भी चीज है आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी याद करके उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एटलीस्ट आप पिछले 4-5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, उसमें से सारे एग्जांपल्स को एक एक बार प्रैक्टिस करके लोगे, अपने नजर के सामने से उसको गुजारोगे, तब जाके वो चीज को आप अच्छी तरीके से टैकल कर पाओगे। ये था आपके लिए टिप नंबर 2। तीसरा टिप ये है, डू द मॉक टेस्ट। बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और वो थोड़ा भी अपने आप को एक टेस्ट नहीं देते। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, अपने आप को टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करोगे, मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट क्या होता है, आप उठाओ कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, लेट्स सपोज उठा लिया मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर, साइंस का उठाओ, मैथ्स का उठाओ, एसएसटी सब्जेक्ट का उठाओ, और ये क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे का टाइमर लगा के, जैसा जैसा जिसका जो टाइम होता है, जैसे मान लो साइंस 1 का पेपर आपने उठाया, 2 घंटे का स्टॉप वॉच में, मोबाइल में आजकल स्टॉप वॉच आता है, घड़ी में भी आता है, तो स्टॉप वॉच लगाओ और जैसे आप आंसर शीट में बोर्ड में लिखोगे उसी प्रकार का आंसर शीट लेके आओ, मार्केट में मिल जाता है 5-5 रुपए में, वो लेके आओ, प्रॉपर पेन लो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ उसको प्रैक्टिस करो। देखो आप 2 घंटे में वो पूरा पेपर सॉल्व करके प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं, कितना अच्छा कर पा रहे हो, कितना बुरा कर पा रहे हो, कहां फंस रहे हो, ये सब सवाल का जवाब आपको खुद मिलेगा। तो ये चीज करके देखो, तो ये जरूर से करना, एटलीस्ट 3-4 कर लोगे, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो ये थे कुछ मेरी तरफ से टिप्स। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दा ये है कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो स्टडी प्लान की जो मैं बात कर रहा था कि ये क्या है, ये प्लानिंग क्या है, तो एक एक करके आते हैं, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे पहले। चलो, सबसे पहला सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं, सर साइंस में याद बहुत करना पड़ता है, चीजें को ध्यान में बहुत रखना पड़ता है। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी टेक्स्ट बुक है, जो आपको मैंने बोला था, रीड आपने पहले से किया होगा, तो आपको मैंने बोला था कि टेक्स्ट बुक में अंडरलाइंस आप करके रखो, जहां कोई वर्ड का मतलब नहीं समझता उसमें आप हाईलाइट करके रखो, इसका मीनिंग ये है, लिख के रखो। हिंदी में भले ही मीनिंग लिखा होगा तो भी चलेगा, आपको समझ में आना चाहिए। आपने जो भी नोट्स बनाया था पढ़ते पढ़ते, अब उसको रिकॉल और रिवाइज करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भी टेक्सुअल चीजें हैं, नोट्स है आपके पास, उसको वापस से देखो, रिवाइज करो कि क्या क्या पढ़ सकता हूं मैं, क्या क्या पढ़ के हो चुका है, ये आप सेल्फ एनालाइज करो। वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो आप। वन शॉट लेक्चर्स हमारे चैनल पे, जैसे मैंने बोला, हर चीज हमने डाल रखा है कि वन शॉट तरीके से हर एक चीज को समझो कि इस चैप्टर में ये टॉपिक का मतलब क्या है, समझो, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आज भी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपके एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, एसएसटी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो। तो मैथ्स के तो बहुत आ जाते हैं वैसे, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप करने की कोशिश करो, जो भी ऑब्जेक्टिव से लेके बड़े आंसर से लेके छोटे आंसर से लेके गिव रीजन, डिस्टिंग्विश, सब कुछ आप करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मेनली इस टाइम पे ज्यादा फोकस आपको करना है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम उड़ान बैच में पढ़ाते हैं, लाइव रिवीजन उस टाइम पे भी बताते रहते हैं, तो वो सब आप कर लो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी उसी के रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर से एक बार देखना, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चेक करो कि साइंस 1 में एक्टिविटी के
5 मार्क्स की कैटेगरी में कौन से क्वेश्चन पूछे थे, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना, उसमें मेटलर्जी में कौन सा पूछा था, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स के कैटेगरी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4-5 साल में, उसको उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो। जैसे ही प्रैक्टिस करके हो जाएगा फिर उसको आप रिवीजन करना, जैसे रिवीजन करके हो जाएगा। और रिवीजन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कोशिश करना 1-2 बार रिवीजन करके हो जाए कि क्या मैंने वो जो पढ़ा हुआ चीज है उसको वापस से मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, आंख बंद करके उसका आंसर मैं बोल पा रहा हूं, बिना देखे सॉल्व कर पा रहा हूं उस आंसर को, तो आप कर पाओ। तो जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करना है, लास्ट में उसका भी मॉक टेस्ट देना, यानी एक पेपर एटलीस्ट एक सैंपल पेपर कहीं से भी आपको ऑनलाइन वगैरह मिल जाता है, वो सारे मार्केट में भी ऐसे बुक्स आते हैं जिसमें सैंपल पेपर्स होते हैं, वो उठाओ और सॉल्व करो 2 घंटा टाइम लगा के। तो ये आप कर सकते हो साइंस में। साइंस 1 की बात कर रहा हूं मैं, साइंस 2 की बात कर लो, दोनों में यही काम करना है। ये था आपके लिए पहला स्टडी प्लान। दूसरा स्टडी प्लान क्या है, मैथ सब्जेक्ट का। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन बताएगा मुझे, कमेंट में बताना। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक का मेथोडोलॉजी, यानी उसका कंसेप्ट। क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका मेथोडोलॉजी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि क्रैमर्स रूल करना है तो क्रैमर्स रूल का मेथड क्या है, कि भाई पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद dx निकालते हैं, dy निकालते हैं, उसके बाद x और y निकालते हैं। ग्राफिकल करना है तो इस प्रकार करना है, आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है तो इस प्रकार करना है, क्वाड्रेटिक करना है इस प्रकार करना है, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर का होने दो, मैथ्स 1 का होने दो, मैथ्स 2 का होने दो, आपको पता होना चाहिए कि उसके स्टेप्स क्या है। अगर आपको पता है उसके स्टेप्स क्या है तो डेफिनेटली तभी आप उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको पता ही नहीं और आपको पूछ दिया एग्जाम में कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और आप सोच के परेशान हो जाओगे कि यार ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसका स्टेप्स क्या होता है। अगर आपको स्टेप पता रहेगा तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आने तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूछा तो आप कर पाओगे, फॉर्मूला मेथड पूछा तो आप कर पाओगे, क्योंकि यू नो द स्टेप्स, यू नो द मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी समझो, लेक्चर्स अवेलेबल है और वन शॉट अवेलेबल है, जितना हो सके वन शॉट लेक्चर्स देखोगे समझ में आएगा। उड़ान बैच में कंटिन्यूस आपके लिए कराया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं हर एक का, एक मैथ्स 1 का बना लो, एक मैथ्स 2 का बना लो, कम से कम एक चार्ट पेपर पे जितने भी चैप्टर वाइज फॉर्मूले हैं उसको तैयार कर लो और उसको चिपका दो कहीं पे, ताकि जब भी नजर आए जाए, घूमते फिरते टहल रहे हो अपने घर में, कुछ काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, नजर गया, रिवाइज हो गया, जैसे देखते जा रहे हो रिवाइज हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिस्ट तैयार करो, हम भी कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो बना दो, आएगा, टेंशन मत लो, कोशिश करूंगा वीडियो बन जाएगा। अभी देखो टाइम बहुत पैक चल रहा है मेरा, टाइम ही नहीं मिल रहा है वीडियोस क्रिएट करने के लिए, लाइव इतना चल रहा है, इतना वीडियोस डाल रहे हैं, कंटिन्यूस परेशान हो चुके हैं, हमारा पूरा स्टूडियो एकदम पैक हो चुका है, कंटिन्यूस लेक्चर्स चल रहे हैं। लेकिन जितना भी हो सके कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अब जितना हो सके सॉल्व प्रैक्टिस करना, यानी सॉल्व एग्जांपल प्रैक्टिस करो, उसको सॉल्व करो, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स उठाओ प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल उठाओ प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, फिर उसको रिवीजन करो एंड लास्ट में वही सेम काम करना है जो कि मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन पेपर मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तीसरा आ जाओ एसएसटी सब्जेक्ट, सोशल स्टडी सब्जेक्ट। लोग बोलते हैं ये सिर्फ रट्टा वाला खेल है, रट्टा वाला खेल नहीं है। स्टार्टिंग के 2 लाइन भूल जाओगे, आंसर लिख ही नहीं पाओगे एग्जाम में, गारंटी बोलता हूं। ऐसा ही होता है, अरे भाई पीछे वाले को पूछते हैं भाई तू पहला आंसर स्टार्टिंग का 1 लाइन बता दे, मैं बाकी लिख दूं। भाई स्टार्टिंग का 1 लाइन वो क्यों बताएगा, एग्जामिनर जो आएगा इन्विजिलेटर वो स्ट्रिक्ट रहेगा तो आपको मुंडी घुमाने नहीं देगा, और मुंडी घुमा भी दिया तो आपका सीधा पेपर छीन लिया जाएगा। तो ये आपसे आपके साथ ना हो, तो इस बात का ख्याल रखना है क्या, कि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट, यानी कि जिसको हम स्टोरी बोलेंगे एसएसटी में, वो स्टोरी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी में स्टोरी क्या है, उसको पता होना चाहिए आपको कि ये जो आया था हिस्टोरियन, ठीक है, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, उसने क्या कहा था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइंटिस्ट आए थे, माफ करना साइंटिस्ट नहीं, जो हिस्टोरियंस आए थे, इन्होंने क्या बोला था। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान में रखो हिस्टोरियंस के नाम, उसके बाद हिस्टोरियंस ने क्या क्या बात कही थी, उनकी क्या लाइक टिप्पणी थी, ये सब याद रखो। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे और भी जो कुछ चैप्टर्स है इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में, आगे टूरिज्म है, स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। सेम ज्योग्राफी में भी भाई लोकेशन एक्सटेंट क्या है, भाई फील्ड विजिट में क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है ना, ड्रेनेज क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, ये सब चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए। तो एक स्टोरी, एक बेसिक स्टोरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए भी हमने वन शॉट तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे वन शॉट रेगुलर जा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी के जा रहे हैं। बट अगर आपको और कॉन्सेप्ट समझना है तो आप लेक्चर्स हमारे जो अवेलेबल है उसको आप जरूर से भगा भगा के 2x की स्पीड में देखोगे, एक झटके में हो जाएगा, 1-1 घंटे में आपका 1-1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो कर सकते हो। जितना आपने नोट्स पहले से पढ़ रखा होगा, नोट्स बना के रखा होगा, उसको वापस से रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करने के बाद देखो कि क्या छूट रहा है, उसको बाय हार्ट करो, जितना हो सके बाय हार्ट करने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना, बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद करना है, जितना हो सके आपको करना है। खासकर हिस्ट्री में डेट्स और इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस होते हैं, उन्होंने क्या कहा था, कुछ रिमार्क्स होते हैं, डू यू नो के फैक्ट्स होते हैं, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, उसको प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सके। खासकर पॉलिटिकल साइंस में देखोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं, कंप्लीट द फ्लो चार्ट्स आते हैं, ठीक है ना। वो इवेंट्स वाले आ जाते हैं कि इतने एडी में 19 सेंचुरी में ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे इवेंट्स को आप याद रखो। हमारे इस चैनल पे आप देखोगे, आप बस सर्च करना
वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर हिस्ट्री JR ट्यूटोरियल सर्च करो, ऐसे आपको मिल जाएगा। कई सारे वीडियो हमने पिछले साल के बच्चों उड़ान बैच में भी दिया था और नॉर्मली भी वीडियो दिया था। इस साल भी हम देने वाले आपको जब एग्जाम्स आपके नजदीक आ जाएंगे। तो कंटिन्यूस चल रहा है, बस आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहो, पढ़ाई करो, जितना हो सके रिवीजन पे फोकस करना। और यहाँ पे भी एटलीस्ट SST में तो कोई करता ही नहीं है कि मॉक टेस्ट कोई दे दे जाके, क्योंकि सबको साइंस और मैथ्स ही करना है। लेकिन SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 95 के ऊपर अगर आप स्कोर करते हो तो आपके परसेंटेज बूस्ट करेगा, तो उसको आप प्रैक्टिस करके ले सकते हो। एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर SST का यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बच जाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको भी आपको मेहनत करना है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो। तो उसके लिए कॉमन चीज बता रहा हूं, सब चैप्टर्स का समरी एक बार देख के जाओ। समरी मतलब क्या होता है, एक तरीके से शॉर्टकट कि ये चैप्टर, जैसे क्या होता है ना कि आपको पैसेज तो आएंगे, लेकिन वो पैसेज कहां से आते हैं, सीन पैसेज अगर आया तो आपके टेक्स्ट बुक वाले ही आएंगे। तो टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके समरी वीडियोस अवेलेबल होते हैं कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो समरी वीडियोस मिल जाएगा। दूसरा एक सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हो, आप एक बार ना टेक्स्ट बुक को रीड करके जाओ। ज्यादा टाइम नहीं लगता बच्चा, हम समझते हैं कि रीड करने में ज्यादा टाइम, याद करने में टाइम लगता है, रीड करने में टाइम नहीं लगता। एक बार रीड करोगे आपके माइंड से अपने आप वो चीज गुजरेगा। उसके बाद हमारे इस चैनल के ऊपर हमने कई सारे इंग्लिश के हेल्पफुल वीडियोस डाल के रखे हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो। और राइटिंग स्किल की तो अगर बात करूं तो पूरा हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों के लिए कंप्लीट राइटिंग स्किल और ग्रामर का पार्ट हमने सेपरेट बैचेस में क्रैश कोर्स के फॉर्म में वीडियोस अपलोड करके रखा है। उसका प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है, आप सर्च करो प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको हिंदी का, मराठी का, इंग्लिश का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उसमें इतने बेहतरीन चीजें, सिर्फ उतना करोगे तो भी आप एग्जाम में मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे, इतना गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, समरी करना है। हर एक चैप्टर्स का कोशिश करना है कि शॉर्ट में उसका मीनिंग समझ पाओ, स्टोरी क्या है, उसमें क्या बोल रहा है, जिससे आपको पैसेज में आंसर ढूंढने में इजी हो जाएगा। कुछ मीनिंग पूछेगा तो वो आप अच्छा कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर जितने भी होते हैं पिछले 1-2 साल के उठाओ, देखो कैसे क्वेश्चंस आए थे, पैसेज में कैसे क्वेश्चंस है, राइटिंग स्किल में कैसे क्वेश्चंस है, ये सब उठाओ। ग्रामर में कैसे क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस करो। यानी PYQ आपको प्रैक्टिस कर लेना है और ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। अक्सर मैंने देखा है लैंग्वेज का पेपर बच्चों से छूट जाता है, क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे में कैसे आप लैंग्वेज को कंप्लीट करोगे, ये चीज का ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया तो क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टडी प्लान जो मैंने बताया, स्टार्टिंग में जो टिप्स दिए हैं और जो स्टडी प्लान मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बच्चा इसको अच्छी तरीके से मेहनत करके प्रैक्टिस कर ले और कंसिस्टेंट रहे अपने आने वाले एग्जाम्स तक और आने वाले एग्जाम्स के जो बीच में टाइम रहेगा उसमें, तो डेफिनेटली वो अच्छे से अच्छा मार्क्स यानी एटलीस्ट 85, 90, 95% मार्क्स तक वो स्कोर कर सकता है। यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो आप मेहनत करोगे कि नहीं, कमेंट करना, कमेंट करके बताओ क्या चाहते हो आप, मेहनत करो कि नहीं। आपके लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी मेहनत करोगे कि नहीं, जरूर से कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना। अपने जितने भी आपके 10वीं में फ्रेंड्स होंगे ना, सभी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, मेरा काम है मेहनत करके वीडियो बनाना, आप लोगों का काम है वीडियो को अच्छे से लाइक करके शेयर करना। ठीक है, तो शेयर कर दो और पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।